हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीरीज की ये हमारी सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स एक्सप्लेनेशंस। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें आप, ताकि आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। The provisions of the RBI is not only confined to the RBI Act, but it also extends to the Banking Regulations Act 1949, Government Securities Act 206, 2006, Foreign Exchange Management Act 1999। यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सिर्फ आरबीआई पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, वो एप्लीकेबल हो सकते हैं हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पे भी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पे भी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट पे भी, अगर इनका कोई प्रोविजंस इनकॉम्पिटेंट है किसी पॉइंट पे तब, अदरवाइज नो। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखते हैं, शॉर्ट ओवरव्यू, और बाद में हम इसे फिर एक्सप्लेन करेंगे। First one is about the banking functions, second one is about the issue bank notes, third one is about monetary policy, and next one is foreign exchange management, next is the banking regulations and supervisions, next one is regulations of the regulation and supervision of the NBFCs, which means the non-banking financial companies, and regulations and supervision of the cooperative banks, bankers banks, it is the most important function of RBI. The payment and settlement functions, consumer protection functions, and the banker to the central government and all the state governments. Okay, तो चलिए आइए हम सबसे पहले बात करेंगे इशू फंक्शंस की, और इसी तरह हम सभी फंक्शंस ऑफ आरबीआई को एक्सप्लेन करेंगे। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो है सेक्शन नंबर 22 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में। तो ये क्या बोलता है, चलिए हम इसे सबसे पहले रीड आउट करेंगे, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। सेक्शन नंबर 20 ऑफ आरबीआई एक्ट प्रोवाइड आरबीआई अ सोल राइट टू इशू बैंक नोट इन इंडिया। यानी कि सेक्शन नंबर 22 आरबीआई को ये मोनोपोली राइट देता है, सोल राइट देता है कि आप ही को इंडिया में करेंसी नोट इशू करने हैं, करेंसी नोट प्रिंट करने हैं, और आरबीआई के अलावा कोई भी बैंक करेंसी इशू करने के लिए ऑथराइज नहीं है। So our second point is the issue function is performed by the issue department, which is separated from the banking department. RBI में basically दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, इशू डिपार्टमेंट एंड द बैंकिंग डिपार्टमेंट। इशू डिपार्टमेंट जो है वो नोट इशू करने का काम करती है, जो कि हमारे बैंकिंग डिपार्टमेंट से अलग होती है। ओके, एंड नाउ द डिजाइन एंड मटेरियल ऑफ द बैंक नोट इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। जो हमारे इस नोट का डिजाइन होगा, करेंसी नोट का डिजाइन होगा, उसमें कौन सी मटेरियल्स यूज की जाएंगी, ये रिकमेंड करता है हमारा सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सेंट्रल बोर्ड में हमारे गवर्नर्स होते हैं, डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, और इसी तरह बहुत सारे मेंबर्स भी होते हैं। नाउ बैंक नोट इशूड बाय द आरबीआई आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द स्टैंप ड्यूटी। इंडियन स्टैम्प एक्ट के हिसाब से बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसपे हमें स्टैम्प ड्यूटी पे करना होता है, लेकिन आरबीआई के द्वारा जो नोट्स इशू किए जाते हैं उनमें हमें एक स्टैम्प ड्यूटी नहीं देना पड़ता है। ओके, एंड नाउ द सेकंड वन इज अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शंस। दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द इकोनॉमी। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक मीनिंग होता है, मॉनेटरी हम इसे वर्ड्स में स्प्लिट करेंगे। मॉनेटरी मीन्स relating to money and policy means the way to cope with any problem or situation. Okay, so monetary policy, इसका डेफिनेशन क्या है और या फिर इसका बेसिक मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं।
It is the policy of the central bank with regard to the use of monetary instrument to achieve the goals specified in the act. Okay? यानी कि मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सारे मैटर्स को कैसे डील किया जाए और उनसे उनके क्या क्या प्रोविजंस हैं एक्ट के हिसाब से जो उन पे एप्लीकेबल होंगे, ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी तय करेगा. आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर adopting and implementing the monetary policy in India under the RBI Act 1934. इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी को ड्राफ्ट करने का काम और इम्प्लीमेंट करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के हिसाब से. ओके, एंड नाउ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, बिकॉज द प्राइस स्टेबिलिटी इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन टू सस्टेनेबल ग्रोथ. वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है प्राइस स्टेबिलिटी को ध्यान में रखना, यानी कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में नहीं हो और सारे गुड्स एंड सर्विसेज एक रीजनेबल रेट पे पीपल अफोर्ड कर सकें और इकोनॉमी में सस्टेनेबल ग्रोथ हो. सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ कहने का मतलब है कि लेस रिसोर्सेज का यूज करके हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे बना सके. ओके, सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू counterfeit or combat the inflation and maintain the sustainable growth in the economy. तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. इसका सेक्शन है सेक्शन नंबर 45ZB. Section number 45ZB of the Act states that the central government may, by the notification in the official gazette, shall constitute a committee to be called as the Monetary Policy Committee. हम एक बार इसे फिर से देखेंगे. सेक्शन नंबर 45ZB of the Act states that the central government, by notification in the official gazette, shall constitute a committee to be called as Monetary Policy Committee. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिशियल गैजेट एक डॉक्यूमेंट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है पब्लिक को किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के बारे में नोटिफाई करने के लिए. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना सकती है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देने के बाद. तो हम आगे बात करेंगे मेंबर्स इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. यहाँ पे शॉर्ट में मैंने एमपीसी लिखा है. तो यहाँ पे टोटल 6 मेंबर्स होंगे. वो मेंबर्स कौन कौन है चलिए देखते हैं. The governor of RBI, he will be the chairperson, and the deputy governor of Reserve Bank of India, he will be in charge of the monetary policy. Now, one officer of the bank means the RBI, to be nominated by the central board, and now 3 persons to be appointed by the central government. Okay, so यहाँ पे टोटल 6 मेंबर्स होंगे जिसमें से एक हमारे गवर्नर होंगे, एक डेप्टी गवर्नर होंगे, एक ऑफिसर ऑफ बैंक होंगे और 3 अदर पर्सन्स होंगे. And now third one is about the payment and the settlement functions of the central bank. The Payment and Settlement System Act 2007 authorizes the RBI for regulation and supervision of payment system in India. यानी कि Payment and Settlement System Act 2007 ये बोलता है कि पेमेंट के रिगार्डिंग जितने भी रेगुलेशन और सुपरविजन होंगे इंडिया में, या फिर वो हो सकते हैं बैंकिंग सिस्टम के पेमेंट एंड रेगुलेशन एंड नॉन बैंकिंग सिस्टम के पेमेंट एंड रेगुलेशन, तो वो आरबीआई ही तय करेगी. एंड नाउ ओनली द पेमेंट सिस्टम ऑथराइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन बी ऑपरेटेड इन द कंट्री. इसका एग्जांपल आप बोल सकते हैं करेंसी नोट्स. करेंसी नोट इज अ टाइप ऑफ पेमेंट सिस्टम और मोड ऑफ पेमेंट ऑथराइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी पेमेंट सिस्टम ऑथराइज करेगी या प्रेस्क्राइब करेगी हमारी कंट्री में वही एप्लीकेबल होंगे और कोई भी दूसरे अदर इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेबल नहीं होंगे. ओके, नाउ आवर फोर्थ पॉइंट इज द कॉम्बैटिंग काउंटरफिटिंग. हियर काउंटरफिटिंग मीन्स द प्रिवेंटिंग द डुप्लीकेट कॉपीज. हमने बहुत बार सुना है कि मार्केट में हमारे करेंसी नोट्स की कभी कभी डुप्लीकेट कॉपीज भी पाई जाती हैं जो कि एंटी सोशल फैक्ट्स के द्वारा इशू की जाती हैं. असामाजिक तत्व हम उसे कह सकते हैं. नाउ आरबीआई इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिव्यूज एंड अपग्रेड्स द सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ द बैंक नोट्स टू कम्बैट और डेटर काउंटरफिटिंग.
तो समय समय पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके आरबीआई ये तय करती है कि मार्केट में और इकोनॉमी में हमारा डुप्लीकेट नोटों का सर्कुलेशन कैसे रोका जा सके, और ये बहुत खतरनाक चीज है और हमारी इकोनॉमी इससे बहुत हार्म होती है. इट ऑल्सो टेक द फीडबैक विथ वेरियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टू काउंटर द इशू ऑफ काउंटरफिटिंग. ये वेरियस लॉ एजेंसी से भी फीडबैक लेती है, इंस्ट्रक्शंस लेती है कि काउंटरफिटिंग ऑफ करेंसी नोट्स को कैसे रोका जा सके. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट RBI is a banker to the central government. The Reserve Bank of India, सबसे पहले हम इसे रीड आउट करते हैं, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे. The Reserve Bank of India is a banker to all the state government in India except Jammu and Kashmir and Sikkim. देखिए, ये पहले का एक्ट हुआ करता था, RBI एक्ट 1934, जिसमें से आर्टिकल 370 के हटने के बाद ये ऑल इंडिया में एप्लीकेबल होंगे. रिजर्व बैंक ऑफ ऑल इंडिया इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर में हमारे आरबीआई एक्ट अप्लीकेबल होगा, लेकिन हमारे मॉड्यूल में ऐसा ही बोला गया है तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लिमिटेड एग्रीमेंट फॉर दीज टू स्टेट गवर्नमेंट्स. इन दो स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड हमारे आरबीआई के बहुत ही लिमिटेड प्रोविजंस हैं, इसीलिए ये एक्ट इन दो स्टेट्स पे लागू नहीं होते हैं. एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई रिसीव्स एंड पे मनी ऑन द बिहाफ ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. ये गवर्नमेंट के बैंक का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट के बिहाफ पे जितने भी पेमेंट रिसीव करने का काम हो या फिर पेमेंट करने का काम हो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है. इट प्रोवाइड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट फॉर मीटिंग मिसमैच इन देयर रिसीट एंड पेमेंट. यानी गवर्नमेंट को अगर किसी तरह का सपोर्ट चाहिए इन द वे ऑफ लोन तो वो भी आरबीआई देने का काम करती है, और उनके रिसीट और पेमेंट में किसी तरह का मिसमैच है तो वो भी आरबीआई बैलेंस करने का काम करती है. ओके, सो इट एक्ट एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट फॉर मॉनिटरी एंड बैंकिंग रिलेटेड मैटर्स. बैंकिंग रिलेटेड मैटर्स से जितने सारे भी पॉइंट्स हैं वो आरबीआई एडवाइज करेगी गवर्नमेंट को, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और वेरियस पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, और इनको टाइम टू टाइम रिव्यू करना वो भी आरबीआई करती है. Now the banking functions for the government are carried out by the public account departments of RBI. RBI का जो पब्लिक डिपार्टमेंट होगा वो बैंकिंग फंक्शन का काम करेगा वो गवर्नमेंट के लिए. ओके, एंड नाउ RBI is the banker to the banks, or it is called the bankers bank. Here bankers bank means the RBI is the not the bank of the common people but is the bank of the commercial bank. All the commercial banks have their सेपरेट अकाउंट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो चलिए हम पे इस पॉइंट को रीड आउट करेंगे. द कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया ओपन्स द करंट अकाउंट विद आरबीआई. दिस बैंक्स मीन्स द कॉमर्शियल बैंक्स मेंटेन द कैश रिजर्व्स एज वेल एज कैरी आउट द इंटर बैंक ट्रांजेक्शन थ्रू दीज अकाउंट. कॉमर्शियल बैंक्स जितने भी हमारे इंडिया में कॉमर्शियल बैंक्स हैं उन सबका अकाउंट एक करंट अकाउंट होता है आरबीआई के पास, और ये कैश रिजर्व मेंटेन करते हैं जिसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो. ये नॉर्मली 3 to 4% के आसपास रहता है इंडिया में, जो कि उन टोटल डिपॉजिट्स का, यानी उनके पास यदि 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख के हिसाब से 4%, यानी 4 लाख रुपए उनको रिजर्व के पास रखना, रिजर्व के तौर पे रखना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास. ओके, और जो बाकी 6 लाख रुपए हैं वो इसे फर्दर लोन के तौर पर लेंड कर सकते हैं. सो ऑल एज अ बैंकर टू द बैंक्स, द आरबीआई प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस to the selected banks, and these loans are provided against the promissory notes and other collateral security given by banks. ये हमारे कॉमर्शियल बैंक्स को डिफरेंट टाइप ऑफ लोन भी देती है अगर जरूरत उन्हें पड़ती है तो. ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे. आरबीआई ऑल्सो एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. वेरी मच इंपॉर्टेंट. लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट करने का मतलब यानी बैंकिंग सिस्टम अगर कॉमर्शियल बैंक्स ये डिफिकल्टी फाइंड करती है कि उन्हें कहीं से लोन या एडवांस नहीं मिल रहा है तो आरबीआई उन्हें ये लोन या एडवांस देती है. आरबीआई हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द सेंट्रलाइज्ड फंड मैनेजमेंट सिस्टम टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ द फंड्स अक्रॉस द डिपॉजिट अकाउंट डिपार्टमेंट्स. Now, important question arises in our mind when RBI acts as a lender of the last resort.
सो आरबीआई एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इन द फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है. इट रेस्क्यूज द बैंक that is solvent but faces the temporary liquidity problems by supplying it with the needed liquidity when no one is willing to extend credit to the bank. देखिए, बैंक हमारा सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट नहीं है, लेकिन उसे टेम्पररी क्रेडिट प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से वो अपने प्रॉब्लम्स को मीट नहीं कर पा रहा है. तो बैंक की रेप्यूटेशन को बचाने के लिए आरबीआई यहाँ लोन देगी और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का काम करेगी. ओके, दिस फैसिलिटी ऑफ आरबीआई प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स ऑफ द बैंक. इट एंड ऑल्सो प्रिवेंट द पॉसिबल फेलियर ऑफ द बैंक. यानी कि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं जिनका पैसा उस बैंक में है, तो उसे डूबने से बचाने के लिए और बैंक का फेलियर ना हो, तो उसके लिए आरबीआई लोन प्रोवाइड करेगी एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. ओके, तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो. मैं होप करता हूँ आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी, और आपकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं इस पार्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो हमें कमेंट करके बताएं. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर.